जय हिंद दोस्तों जो बाइडन जब से अमेरिका की कमान संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को लेकर ऐसा नजर आता है, मेरे शब्दों पे आप गौर करना, ऐसा नजर आता है कि उनकी पॉलिसी बदल रही है। और उसका जो आरंभ हुआ वो सऊदी अरब को जो भारी भरकम बड़ी सारी डील करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार सप्लाई करने की, हथियार बेचने की, उस पर समीक्षा की बात करके, मतलब रोक दिया है, अभी खत्म नहीं किया है, समीक्षा की बात की, जो कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। उसके बाद आप देखिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को F-35 फाइटर जेट, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, उसकी जो ट्रंप प्रशासन ने बेचने की डील की थी उसको भी समीक्षा पे रखा है, खत्म नहीं किया है, समीक्षा कर रहे हैं। और रिसेंटली जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो सऊदी अलायंस लेड वॉर इन यमन का जो युद्ध है उससे यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट विड्रॉ किया है। और उसके पीछे जो बाइडेन शुरू से मानव त्रासदी की, ह्यूमन राइट्स की बात करते रहे हैं। वैसे भी उस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, दसियों लाख जो हैं वह भुखमरी की चपेट में है, क्योंकि यमन जैसे अनडेवलप्ड कंट्री में, गरीब कंट्री में, और जहां पर अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा हो, वहां से एग्जैक्ट आंकड़े कभी नहीं आते हैं, तो मैं कहूंगा दसियों लाख लोग जो हैं वह भुखमरी की चपेट में आ गए हैं। तो इसको हम क्या समझें कि क्या केवल मानव अधिकारों के लिए जो बाइडेन ये कर रहे हैं कि सऊदी हो सकता है और हथियारों का उपयोग यमन में करे, F-35 का उपयोग जो है वो यूएई करे, हालांकि यूएई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है यमन की वॉर से। देखिए, मानव अधिकार तो एक पक्ष होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पक्ष नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में मानव अधिकार भी एक डिप्लोमेसी का एक एंगल होता है, एक कार्ड होता है। कई बार देशों को घेरने के लिए भी इसका उपयोग दूसरे देश करते हैं। तो मुझे जो लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, आप यदि इसको नहीं मानते हो तो आपका क्या ओपिनियन है वह कमेंट में लिखें। मेरा ओपिनियन ये है कि चूंकि जो बाइडेन प्रशासन शुरू से कहता आया है कि वह जो बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर संधि की थी, जिसको जेसीपोआ कहते हैं, जेसीपोआ में वापस जाना चाहता है। और इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? 3 देश कर रहे हैं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल। आज के समय खाड़ी के सबसे ज्यादा करीबी देश ये ही है। देखिए, यूएई, बहरीन और इजराइल तो ओपनली है, लेकिन सऊदी अरब के जो संबंध है इजराइल से सब जानते हैं। और मैं अपने दोस्तों से भी इजराइल में बात करता हूँ, बहुत सारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो भी बोलते हैं कि अच्छे संबंध हैं। तो ये तीनों जो हैं वो नहीं चाहते कि यूएस वापस से ईरान के साथ जेसीपोआ, अर्थात जो न्यूक्लियर डील थी यूएस की, उसमें वापस एंटर हो। अब आप ये याद रखिए कि सऊदी का पैसा, इजराइल की पॉलिटिक्स और यूएई की डिप्लोमेसी जो बाइडेन के लिए वॉशिंगटन में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि एक जो इजरायली लॉबी है बहुत स्ट्रांग है, यूएई की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, सऊदी फाइनेंशियली बहुत पैसे वाला है। तो इन तीनों का आप यदि जोड़ करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वॉशिंगटन में पॉलिटिकल समस्याएं जो बाइडेन के लिए ये तीनों मिलकर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब तरह से जो बाइडेन प्रशासन इनको एक संकेत दे रहा है, और वह संकेत एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी, मिडिल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी में अपनी सोवर्जिनिटी क्लेम कर रहा है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के निर्णय, चाहे वो ईरान के संबंध में हो या किसी और के संबंध में हो, उस क्षेत्र में हम अपनी मर्जी से लेंगे, आपकी मर्जी से नहीं लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मानव अधिकार की आड़ में ये सब करके एक संकेत दिया जा रहा है। और जहां तक हम बात करें कि ये जंग हो ही क्यों रही है यमन की, तो एक बहुत इजी डेफिनेशन है कि यमन जो है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान जो है वह शिया है, सऊदी अरब सुन्नी है, इसलिए नहीं चाहता सऊदी अरब की यमन में शिया
सरकार रहे, जो कि यमन जो है सऊदी अरब का एक तरह से बैकयार्ड है, बिल्कुल लगा हुआ देश है। लेकिन ये इस प्रकार की जो समीक्षा होती है ना, मैं बोलता हूँ बड़ी छिछले लेवल की होती है, और बिना ब्रेन स्ट्रॉमिंग किए, बिना किसी चीज को समझे होती है कि आप वन लाइनर में सारा उत्तर दे दें। मैं बोलता हूँ कि ये जो बड़ी हल्की किस्म की एनालिसिस होती है, आप किसी की चीज को एनालिसिस को समझें तो पॉलिटिकल एनालिसिस स्पेशली जो फॉरेन पॉलिसी की होती है उसमें कई कई परतें होती हैं, और हर परत के अंदर भी कई सैकड़ों परतें होती हैं। तो थोड़ा आपको समझना होगा सऊदी अरब का। आप नक्शा देखें कि क्यों ये जंग हो रही है और क्यों ईरान के विरोध में खड़ा है आज के समय सऊदी अरब। देखिए ये सऊदी अरब है, ये रहा यमन, और ये रहा ईरान। अब आप देखिए सऊदी अरब को आप समझेंगे तो सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी ऐसी सीमा है जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। लेकिन आप ये देखें कि इस सीमा में जो जैसे ही आप सऊदी की बॉर्डर से बाहर निकलते हैं तो बड़ी सकड़ी स्ट्रेट है। ये देखिए इधर भी बड़ी सकड़ी स्ट्रेट है, यमन के इधर ये जो आप कह सकते हैं जबूटी के पास में जो स्ट्रेट है वह भी बहुत सकड़ी है, और ये बड़ी फेमस स्ट्रेट है ईरान के इधर, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुस, ये भी बड़ी सकड़ी है, और इनका ब्लॉकेज करना बहुत आसान है। यदि ईरान से कल से सऊदी अरब के कोई विवाद होता है तो इस तरफ से तो बड़ी आसानी से ईरान की नेवी जो है उसको ब्लॉकेज कर सकती है। और यदि आप ये देखिए कि यमन में ईरान समर्थित सरकार होगी तो इसको भी ब्लॉक कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि सऊदी अरब लैंड लॉक्ड हो जाएगा, और सऊदी अरब का पूरा व्यापार इन दो तरफ से होता है। तो इसमें जो लोग बात करते हैं कि केवल शिया सुन्नी का एंगल है, मैं इसको नहीं मानता। इसमें बहुत बड़े जो हैं सामरिक तथा आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, और मैं इसलिए भी नहीं मानता कि केवल शिया सुन्नी का विषय है इसमें और पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि किसी जमाने में ये हुआ था कि नॉर्थ यमन, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी थी, ऐसे ही नॉर्थ यमन दो भागों में था। यमन का विभाजन जो था किसी समय वह दो भागों में था, एक था नॉर्थ यमन, दूसरा था साउथ यमन। और नॉर्थ यमन जो था वह ऑटोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर के कंट्रोल में था, और साउथ यमन जो था वह ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। अब जब ऑटोमन एम्पायर का कॉलेप्स शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो नॉर्थ यमन में शिया समुदाय ने एक अपनी किंगडम बनाई और उसका नाम रखा मुतवक्किल किंगडम ऑफ यमन। ये शिया राजघराने ने बनाई, लगभग 4 दशक इन्होंने वहां शासन किया। और उसके बाद 1962 में उन्हीं की सेना ने बगावत की और यूएसएसआर और इजिप्ट ने उसका समर्थन किया, और उन्होंने एक रिपब्लिक बनाई यूएसएसआर तथा इजिप्ट के समर्थन से। और उसके बाद जब ब्रिटेन हटा साउथ यमन से, तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट बनी वह एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, मार्क्सिस्ट सरकार बनी। तो अब क्या हुआ, इसमें कोल्ड वॉर का एंगल आ गया। एक तरफ से ऊपर की तरफ जो नॉर्थ यमन था, जहां पर मिलिट्री ने रिबेल किया था, और मिलिट्री से लड़ रही थी राजशाही। राजशाही कौन सी थी? शिया राजशाही थी। और इसको समर्थन कौन कर रहा था? इसका समर्थन सबसे ज्यादा समर्थन कर रहा था शिया राजशाही का उस कालखंड में सऊदी अरब, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। और जो नीचे वाला पोर्शन था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की राजशाही नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कि केवल और केवल शिया वाला एंगल होता कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसके पास में और उसके जस्ट नेबरहुड बैकयार्ड में एक शिया सरकार रहे, तो क्या वह मुतवक्किल किंगडम थी उसका समर्थन करता अपनी खुद की आर्मी के, उसकी मुतवक्किल किंगडम की खुद की आर्मी के विरुद्ध? लेकिन सऊदी अरब ने किया, तो इसमें सामरिक और आर्थिक हित जुड़े हुए थे। और उसके बाद यह हुआ कि जब यूएसएसआर गिर गया तो दोनों यमन थे वह मिल गए और एक यूनाइटेड यमन बना, जिसके राष्ट्रपति बने अली अब्दुल्ला सालेह। अब अली अब्दुल्ला सालेह की बात करें तो ये भी शिया थे और इनके संबंध बड़े मधुर थे सऊदी अरब से। और ये जब अरब स्प्रिंग आई तब ये हटे, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इल्जाम थे, लोग इनसे
इनको पसंद नहीं कर रहे थे। मैं आज के संवाद में कहीं भी मॉरल इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। मैं केवल बात कर रहा हूं क्या हो रहा है उसका हम पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सऊदी अरब की बहुत बड़ी सीमा जो है वह समुद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और दूसरा जो स्ट्रेट है जो यमन से लगी हुई है जिबूटी के उधर, ये वो इतनी सकड़ी है कि यदि उसको ब्लॉकेज हो जाए तो सऊदी अरब जो है वो लैंडलॉक्ड बन जाएगा और व्यापार नहीं कर पाएगा। इसलिए सऊदी अरब की सेनाएं लगातार बम्बार्डिंग कर रही थी यमन के ऊपर कि कैसे भी ईरान, क्योंकि ईरान से उनके संबंध अच्छे नहीं है, ईरान समर्थक शिया गवर्नमेंट नहीं बन जाए। शिया तो अली अब्दुल्ला सालेह भी थे, शिया तो जो थी वह किंगडम भी थी जिसका वो समर्थन कर रहा था, लेकिन ईरान समर्थक नहीं बन जाए। और एक आध दिन हम उस पर भी बात करेंगे कि ईरान क्यों, इनकी समस्या क्या है, केवल शिया सुन्नी नहीं, उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो जब भी एनालिसिस करें ना, बहुत सारी परतों को निकालें। आपको लगेगा कि एक सिंपल आंसर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होता, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब विषय ये है कि क्या सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध खराब होने वाले हैं? मैं कहता हूं नहीं होने वाले हैं। ये केवल एक, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी घुर्की दी है ताकि सऊदी अरब और यूएई थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हो सकता है क्योंकि अभी सऊदी अरब, यूएई और इजराइल एक साथ काम कर रहे हैं। शायद जो बाइडेन प्रशासन जो है वह जल्द ही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में एंटर हो जाए और उसके ऊपर से टेंशन कम करे। तो ये मुझे लगता है घुर्की दी है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे, आप ज्यादा कुछ मत करें। लेकिन सऊदी अरब और यूएई और विशेषकर सऊदी अरब से यूएस के संबंध खराब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वर्तमान स्थिति परिस्थिति में आप देखिए, सीरिया तक की बात करें तो वहां रशिया बैठा है और रशिया को डेमोक्रेट पार्टी अपना एनिमी नंबर 1 मानती है। तो यदि यूएस अपना ग्राउंड खोएगा तो उस ग्राउंड को कौन कैप्चर करेगा? रशिया और चाइना करेंगे। तो यूएस वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सऊदी अरब को साथ रखना यूएस की मजबूरी भी है। तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि यूएस के जो हित जुड़े हैं पर्शियन गल्फ में वो डायरेक्टली सऊदी अरब से के कारण जुड़े हुए हैं। और सऊदी अरब वहां पर यदि पर्शियन गल्फ में यूएस कुछ भी करना चाहता है तो सऊदी का मोबिलाइजेशन उसके साथ होना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहां तक मैं कहता हूं कि वो खशोगी वाले विषय पे जो एमबीएस का भी विषय है उसमें भी कोई भी ऐसा तथ्य तो अभी तक दिखता नहीं है सामने कि जो स्पष्ट बोलता हो। तो अमेरिका कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देगा, थोड़ा हंगामा करेगा, हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट उसमें भी दे दे। मैं प्योर पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म में जैसे इनके संबंध है वैसे ही बने रहेंगे। तो आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा मेरा, आप लिख के जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।